अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो होगा इम्यूनिटी की टाइप्स और कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं इनमें। और दूसरी हम बात करेंगे जी, ये जो कोरोना वायरस का एक नया ट्रीटमेंट सुनने में आ रहा है, पैसिव इम्यूनाइजेशन, उसकी हम बात करेंगे क्योंकि वो अडेप्टिव इम्यूनिटी की ही टाइप में आएगा, तो उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी होती क्या है? ऑब्वियसली इम्यूनिटी इज बेसिकली डिफेंस, नेचुरल डिफेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट एनी इन्वेडिंग फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और वायरस। कोई भी पार्टिकल जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसको जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, चाहे वो किसी सेल की तरफ से है, किसी ऑर्गन की तरफ से है, किसी टिश्यू की तरफ से है, तो उसको हम कहते हैं जी इम्यूनिटी कहते हैं। और ये सेल्स, ऑर्गन और ये टिश्यू ये मुकम्मल मिल कर क्या बनाते हैं? इम्यून सिस्टम बनाते हैं हमारा। ठीक, दो इसकी मेजर टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एक्ट नहीं करेगी ये, बल्कि वो तमाम पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ वायरसेस, ग्रुप ऑफ अदर अदर पैथोजेंस, उनके खिलाफ ये काम करेगा। ये स्पेसिफिक नहीं होगा कि सिर्फ मैंने इसी वायरस को, इसी बैक्टीरिया को मारना है, जैसे कि अडेप्टिव इम्यूनिटी करेगा, तो हम उसको डिस्कस करते हैं आगे जाके। इसलिए इसको इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ही आपको मिल जाती है। इस इम्यूनिटी के लिए आपको एक्सपोजर ऑफ पैथोजन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सपोजर ऑफ पैथोजन होगा तो ये इम्यूनिटी आपको मिलेगी, नहीं, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये इम्यूनिटी आपको मिल जाती है। अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि लेटर ऑन जब आप डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका एक्सपोजर होता रहता है तो फिर डिफरेंट आपके मेमोरी सेल्स बनते रहते हैं, और जब वो दोबारा उनको एक्सपोजर आता है तो ये अडैप्टिव इम्यूनिटी ज़रा ज़्यादा फास्ट और विग्रसली एक्ट करती है उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट। ये आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें एवोल्यूशन होती रहती है। इनेट इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही आपको मिल जाती है। और इनका क्या काम है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब आएगा तो उनको इरिस्पेक्टिवली कि वो किस टाइप का है, वो उसको किल कर देंगे। ठीक, इनके पास स्पेशल किस्म के रिसेप्टर होते हैं जिसकी वजह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के नहीं है और हमने इनको किल करना है। ठीक, अडैप्टिव इम्यूनिटी मैंने अभी बताया कि एक्सपोजर के इस इम्यूनिटी को एक्टिवेट होने के लिए आपको एक्सपोजर लाजमी है। आप कोई बैक्टीरिया, कोई फॉरेन पार्टिकल्स मिलेगा तो आपका ये अडैप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ। तो इसका मतलब अडैप्टिव इम्यूनिटी में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स के अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ हमारे सेल्स एक्टिवेट होते रहते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको अडैप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और ये इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। हर जो सेल बनेगा अडैप्टिव इम्यूनिटी में वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही काम करेगा। सो दिस इम्यूनिटी इज वेरी स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज नॉन स्पेसिफिक, ये जनरली काम करेगी। ये सिर्फ देखेगी कि ये एंटीजन सेल्फ एंटीजन है या फॉरेन एंटीजन है। फॉरेन एंटीजन है तो उसके खिलाफ ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, ये इनेट इम्यूनिटी होती है। और ये अडेप्टिव इम्यूनिटी अगर फॉरेन है भी तो ये हर सेल अपने एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही एक्टिवेट होगा, उसी के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमें मिलती रहती है जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर होता रहता है। इनेट इम्यूनिटी के आगे दो टाइप्स हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या आता है, ये हमारी स्किन आती है। ठीक है, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट होने से रोकती है। बिल्कुल, हमारे स्टमक के अंदर HCl है, बहुत से बैक्टीरिया वायरसेस हम पानी के ज़रिए या खुराक के ज़रिए हमारी स्टमक में चले जाते हैं, जो कि HCl की वजह से वहाँ पर डिग्रेड हो जाएंगे। जिसका मतलब HCl भी इन्वेजन को रोक रहा है पैथोजेंस की। म्यूकस में मिले हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमारे फेरेंक्स में, लेरेंक्स में, हमारे नॉस्ट्रल्स में म्यूकस प्रेजेंट होती है। बहुत से ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह को वो उसके उसके साथ स्टिक कर लेती है अपने साथ, और उनको उनकी इन्वेजन को रोकती है। सो दिस इज दे आर बेसिकली फर्स्ट लाइन डिफेंस। सेकेंड लाइन डिफेंस में हमारे पास कुछ सेल्स आते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, हमारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इस फर्स्ट लाइन डिफेंस को क्रॉस कर भी जाता है तो आगे सेकेंड लाइन डिफेंस में हमारे पास इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ सेल्स होंगे। उन सेल्स में सबसे पहले होगा जी हमारे पास फैगोसाइट्स। ठीक, फैगोसाइट्स का क्या मतलब है? फैगोसाइट्स बेसिकली जस्ट नीड, दे विल जस्ट गो, दे विल रिकग्नाइज कि ये सेल्फ है, ये फॉरेन है, वो उसको इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करके पीसीज में ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक, वो कैसे करेंगे उसको भी हम बता देंगे। ठीक है जी, इसमें दो मेजर टाइप्स आती हैं जी फैगोसाइट्स में। एक आते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल, और एक हमारे पास आते हैं जी
मैक्रोफेजेस। ठीक है जी, मैक्रोफेजेस आर बेसिकली मैच्योर फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट ब्लड में होंगे तो दे विल बी कॉल्ड एज मोनोसाइट, जब वो किसी टिश्यू में चले जाएंगे तो वहाँ पर ये मैक्रोफेज होंगे। मैक्रोफेज दे आर वेरी स्पेसिफिक टू टिश्यू, हर टिश्यू के अपने एक स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस होते हैं। लाइक ब्रेन के अंदर जो मैक्रोफेजेस होंगे दे आर कॉल्ड एज माइक्रोग्लाया। ठीक है, सिमिलरली हमारे लीवर के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं दे आर कॉल्ड एज कोफर सेल्स। हमारे स्किन के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं दे आर कॉल्ड एज लैंगरहैंस सेल्स। सो डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यू हमने इनके डिफरेंट नाम होते हैं इनके। उसके अलावा जो और इनेट इम्यूनिटी के सेकंड लाइन डिफेंस में सेल्स आते हैं उनमें आता है जी नेचुरल किलर सेल्स। बेसिकली ये टी लिम्फोसाइट की टाइप है। टी लिम्फोसाइट क्या है, मैं आगे जाकर अडैप्टिव इम्यूनिटी में डिस्कस करूंगा उनको। टी लिम्फोसाइट की टाइप है, लेकिन ये आएगा इनेट इम्यूनिटी में। इनेट टी लिम्फोसाइट वैसे अडॉप्टिव इम्यूनिटी में आते हैं। टी लिम्फोसाइट की ये वाहिद टाइप है जिसको हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल, जो कि इनेट इम्यूनिटी में आती है। ठीक, उसके बाद जी डेंड्रिटिक सेल, ये और एक हमारे इम्यून सेल की टाइप है। डेंड्रिटिक सेल मैक्रोफेजेस की ही टाइप इसको कंसिडर किया जाता है। इनके थोड़े से डेंड्राइट्स निकले होते हैं, इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है, इनके डेंड्राइट्स निकले होते हैं, इसलिए हम इनको डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल भी हमारे जो होंगे दे विल कम इनटू द सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। ओके, और मैंने अभी आपको बताया कि दे आर नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे, बल्कि कोई भी बैक्टीरिया कोई भी फॉरेन पार्टिकल इन्वेड करेगा तो ये उसको फैगोसाइटोज कर देंगे, इनगल्फ कर देंगे। ठीक, ओके, यहाँ पर एक और आपको बात बताता चलूँ कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं और ये जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये टिश्यू में रिजाइड कर रहे हैं ना, मैंने बताया कि मैक्रोफेज हमारे डिफरेंट टिश्यू में होते हैं। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई फॉरेन बैक्टीरिया हमारे उस टिश्यू के अंदर जाएगा तो क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल क्या करेंगे, उसको फैगोसाइटोज करेंगे, क्योंकि फैगोसाइट्स हैं, फैगोसाइटोज करेंगे, ये उसको इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, ओके, मैं इसका मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये करेंगे क्या यहाँ पर, उसके बाद हम अडैप्टिव इम्यूनिटी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये एक टिश्यू है। ठीक, ये यहाँ का एक मैक्रोफेज बैठा हुआ है। ठीक, और फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन बैक्टीरिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि फैगोसाइट्स आपके टिश्यू के अंदर होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फैगोसाइट ऑफ स्किन। तो फैगोसाइट ऑफ स्किन का क्या नाम है, अभी मैंने बताया लैंगरहैंस सेल्स। सो दिस इज अ लैंगरहैंस सेल्स। और दिस इज अ फैगोसाइट ऑफ सॉरी मैक्रोफेज ऑफ लीवर। तो मैक्रोफेज ऑफ लीवर का क्या नाम है जी, कोफर सेल। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये क्या करेगा, इसको स्यूडोमोनास के जरिए इसको इनगल्फ कर लेगा। ठीक, इस तरीके से करेगा और यहाँ से पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसने ऐसे इनगल्फ कर लिया। ठीक, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनगल्फ हो गया। अब ये क्या करेगा कि अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर इसका एक वैक्यूल होगा मैक्रोफेज के अंदर ही, जिसको हम क्या कहेंगे, फैगोजोम। ठीक, फैगोजोम, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फैगोजोम के अंदर इसको ट्रैप कर दिया जाएगा। नाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज बीन ट्रैप्ड इनटू द फैगोजोम। देयर इज अनदर वैक्यूल present in the macrophage that is called as lysosome. Lysosome, this was a phagosome. उसके बाद क्या होगा कि फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में फ्यूज कर देंगे। ठीक, दे विल, चलिए मैक्रोफेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। दिस इज अ मैक्रोफेज, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो ये बन जाएगा जी, दिस इज अ नाउ इट्स अ बिग वैक्यूल, दोनों वैक्यूल फ्यूज हो गए हैं। अब ये जो वैक्यूल बनेगा दिस विल बी कॉल्ड एज फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम। अब फैगोलाइसोसोम के अंदर क्या होगा कि जो बैक्टीरिया ट्रैप हुआ था इसकी लाइसिस होगी, डिफरेंट एंजाइम्स होंगे लाइसोसोम के अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो कि इसको ब्रेक डाउन कर देंगे डिफरेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। ठीक है जी, नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब क्या करेगा ये फैगोसोम, एक प्रोटीन होगी जिसको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 MHC2 प्रोटीन। ठीक है, ये सिर्फ एपीसी के ऊपर होती है, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स
तीन एपीसी होते हैं, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल और एक और एपीसी होता है, उसका क्या नाम है जी, बी सेल। ये तीन MSC2 सिर्फ एपीसी के ऊपर होती है, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूँ जी, MSC2 कंटेन APC कंटेन MSC2 protein, while all other nucleated cell of the body they contain MSC1 protein, ठीक है। अच्छा, एपीसी क्या करेंगे, इन फ्रेगमेंट्स को, ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बने हैं, इन फ्रेगमेंट्स को अपने ऊपर एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये फ्रेगमेंट्स बने हैं ना, इनको अपने ऊपर एक्सप्रेस करेंगे। अब ये अपने ऊपर इस तरह उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल आई एम मैक्रोफेज, आई एम एपीसी, मैंने क्या किया, इसको फैगोलाइसोसोम के जरिए जो इन बैक्टीरिया को मैंने डाइजेस्ट किया तो उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके मैंने अपनी सरफेस के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली साइड पे उस फ्रेगमेंट्स को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। और ये मैं प्रेजेंट करूंगा, किसको प्रेजेंट करूंगा, टी सेल को। क्यों प्रेजेंट करूंगा, वो आगे जाके हम अडैप्टिव इम्यूनिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। टी सेल को जाके प्रेजेंट करूंगा लिम्फ नोड में। ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, टिश्यू के अंदर हो रहा है। यहाँ से जब मैं इसको लूंगा, लिम्फ वेजल से होता हुआ नियरेस्ट लिम्फ नोड में चला जाऊंगा, लिम्फ नोड में मेरे पास टी सेल्स होंगे और मैं जाके उनको ये फ्रेगमेंट प्रेजेंट करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है। अब इसलिए इनको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो सेल जो एंटीजन को, नाइव टी सेल को, T0 सेल को प्रेजेंट करते हैं, ऐसे सेल को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ये होता है मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल। अब जो न्यूट्रोफिल है, ये फैगोसाइट्स तो है, मतलब ये डाइजेस्ट भी, इनगल्फ भी करेगा फॉरेन पार्टिकल को, उसको डाइजेस्ट भी करेगा, उसको स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट भी कर देगा, बट इट विल नॉट प्रेजेंट the fragments of this antigen on its MSC2 surface, and it will not present this antigen to the T cell. So this neutrophil is phagocyte, but it is not a APC। ये APC नहीं है क्योंकि इसके अंदर MSC2 प्रोटीन नहीं है। MSC2 प्रोटीन मैक्रोफेज के पास है, डेंड्राइटिक सेल के पास है और B सेल के पास है, इसलिए ये APC होते हैं। और यही अपनी इस प्रोटीन को डिफरेंट नाइव टी सेल को, जो कि थाइमस से मेच्योर होने के बाद लिम्फ नोड में आगे बैठ जाता है, तो ये उन टी सेल को जाके मैक्रोफेज प्रेजेंट करेंगे इन फ्रेगमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ दिस MSC2 प्रोटीन। समझ आ गया। तो ये जितने भी सेल हमने पढ़े हैं, डेंड्रिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, फैगोसाइट्स, दे आर बेसिकली इन टाइप ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। क्यों? क्योंकि दे आर नॉन स्पेसिफिक, उन्हें नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया, उन्होंने बस देखा कि फॉरेन पार्टिकल, उन्होंने उसको इनगल्फ कर लिया। जबकि आगे अडैप्टिव इम्यूनिटी में देखेंगे कि हर सेल एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ काम करेगा, यानी कि कोई भी फॉरेन एंटीजन आए तो उसके खिलाफ काम कर लेगा। अडैप्टिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता, हर सेल एक स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट काम करेगा, इसलिए उसको अडैप्टिव, और ये आस्ता आस्ता होती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलते हैं जी आगे थोड़ा सा। ठीक है जी, MSC2 के जरिए ये हमने सारे डिस्कस कर दिए कि कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं इनेट इम्यूनिटी में और इनेट इम्यूनिटी के सेकंड लाइन डिफेंस में। अब बात करते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी की। अडैप्टिव इम्यूनिटी मैंने कहा कि ये एक्सपोजर के बाद ठीक एक्टिवेट होती है, इसको कुछ ना कुछ एक्सपोजर चाहिए होता है। अब अभी हमने एक बात पढ़ी APC वाली, उसी को ज़हन में रखते हुए आगे चलते हैं ताकि आपको अडैप्टिव इम्यूनिटी भी ज़रा समझ आ जाए। वो स्टोरी चलती रहेगी तो आपको ज़रा बातें क्लियर होती होगी। ओके, हमने क्या कहा था कि मैक्रोफेज ने बैक्टीरिया पकड़ा, लाइज किया, MSC2 के ऊपर एक्सप्रेस किया और लिम्फ नोड में टी सेल के पास चला गया। अब चलते हैं जी लिम्फ नोड में। जब वो लिम्फ नोड में चला जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है, आप देखेंगे। दिस इज मैक्रोफेज एंड दिस इज MHC2 प्रोटीन। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ जी, मैक्रोफेज। ठीक है, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ जी, दिस इज, इट्स बेटर टू राइट इट APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, ओके। और ये आ गया जी हमारे पास वो फ्रेगमेंट जो इस मैक्रोफेज ने टिश्यू में जब बैक्टीरिया आया था तो लाइज करके अपने ऊपर एक्सप्रेस किया था, और अब ये लिम्फ नोड में आ गया। नाउ लिम्फ नोड में क्या होगा, लिम्फ नोड में क्या होता है, लिम्फ नोड में हमारे पास ना टी हेल्पर सेल TH0, इसको नाइव TH0 कहते हैं, वो प्रेजेंट होगा। टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये दोनों सेल जो होते हैं ना,
ये थाइमस में मेच्योर होते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। आपको पता है सारे सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में बनेंगे टी सेल्स, वहाँ से जाएंगे थाइमस में, थाइमस में दो टाइप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, टी हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है जी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, टी सेल की बात कर रहा हूँ जी। बोन मैरो में बने टी सेल्स, देन दे विल एंटर इनटू द थाइमस, और थाइमस में ये दो फॉर्म में डिफरेंट कन्वर्ट हो जाएंगे। either they will become T helper cell, either they will become cytotoxic T cell। ठीक है, किस बेस पे होते हैं जी? इनकी आउटर सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होती है जो डिफरेंशिएट करती है कि ये वाले टी हेल्पर और ये टी साइटोटॉक्सिक टी सेल है। अगर तो ये जो टी सेल थाइमस से मेच्योर होके आ रहे हैं, अगर तो इनकी आउटर सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन है वो है जी CD8 प्रोटीन, तो फिर तो वो सेल होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल। अगर थाइमस से मेच्योर होने के बाद इसकी आउटर सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन है वो है जी CD4 प्रोटीन, तो इसका मतलब उस सेल को हम क्या कहेंगे जी? हेल्पर टी सेल। ठीक है, तो ये टी सेल बोन मैरो में बना नहीं, उसके बाद वो ट्रैवल करके थाइमस में, वहाँ पर वो मेच्योर होगा और दो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं टी सेल की मेच्योरेशन कैसे होती है इसका डिटेल लेक्चर आपको दूंगा। ठीक है, थाइमस के अंदर 4 जोन होते हैं, उस जोन में से गुजरने के बाद कैसे वो सारी पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा जी TH हेल्पर टी सेल में और साइटोटॉक्सिक टी सेल में। हेल्पर टी सेल वो सेल जिनके ऊपर आउटर सरफेस में जो प्रोटीन होगी CD4, उनको हम बोलेंगे ये हेल्पर टी सेल है। और CD4 प्रोटीन है तो इसका हम एक और नाम ही रख लेते हैं जी। क्या नाम? बड़ा सिंपल है, क्योंकि इसके ऊपर CD4 प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसका हम नाम रख लेते हैं जी, दिस इज CD4 प्लस सेल्स। तो CD4 प्लस सेल्स बेसिकली टी हेल्पर सेल को ही कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर CD4 प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो हम कहते हैं दे आर CD4 प्लस सेल। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल का नाम हम क्या रख लेते हैं जी? ऑब्वियसली बिल्कुल उसी तरह क्या रखेंगे जी? CD8 प्लस सेल। बिल्कुल आपने बात ठीक कही जी, CD8 प्लस सेल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर CD8 प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए हमको बोलते हैं CD8 प्लस सेल्स। ठीक होगी बात यहाँ तक भी? ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब दोबारा हम अपने यहाँ पर चलते हैं जी, बोन सॉरी उसके अंदर लिम्फ नोड के अंदर क्या हो रहा था। तो लिम्फ नोड के अंदर टी हेल्पर सेल्स भी होंगे और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी हमारे प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली ये जो MAPC है ये फ्रेगमेंट प्रेजेंट करेगा TH0 को। वाई नॉट साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो भी तो उधर ही बैठा था भाई, उसको भी प्रेजेंट कर देता। तो उसके पीछे एक साइंस है, वो साइंस क्या है अब ये हम 2 मिनट में समझ लेते हैं। पहले हम जरा बना लेते हैं। सो दिस इज TH0, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होगा जिसको हम बोलेंगे टी सेल रिसेप्टर। ठीक होगी बात? और अब यहां पर मसला आएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्यों इस APC ने, क्यों इस मैक्रोफेज ने लिम्फ नोड में जाकर अपना एंटीजन सिर्फ टी हेल्पर को प्रेजेंट किया, साइटोटॉक्सिक टी सेल को प्रेजेंट नहीं किया। अभी आपको समझ आ जाएगी उसकी रीजन ये है कि ये जो TMHC2 है ये बॉन्ड बना सकता है सिर्फ और सिर्फ CD4 प्रोटीन के साथ, CD4 प्रोटीन के साथ। ये है हमारी CD4 प्रोटीन। और CD4 प्रोटीन किसके ऊपर होता है? टी हेल्पर के ऊपर। साइटोटॉक्सिक सेल के ऊपर तो CD8 प्रोटीन है, तो CD8 प्रोटीन तो MHC2 के साथ बॉन्ड बना ही नहीं सकती। दिस इज द रीजन कि APC जो है वो अपना ये एंटीजन है इसको प्रेजेंट करेगा टी हेल्पर को, ना के साइटोटॉक्सिक टी सेल को। ठीक है, और इसके बाद कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेगा, उसकी हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे, कौन से इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन 4 रिलीज होगा, वो सारी बातें हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, बेसिकली यहाँ पर ये इट विल रिलीज इंटरल्यूकिन 12 जिसके रिसेप्टर होंगे यहाँ पर, और ये इंटरल्यूकिन 12 इसके ऊपर जाके एक्ट करेगा। ओके, जैसे ये बॉन्ड बनेगा और ये इंटरल्यूकिन 12 इसके ऊपर एक्ट करेगा, नाउ दिस टी हेल्पर सेल will convert into TH1 and TH2। ओके, TH1 and TH2 ये भी टी लिम्फोसाइट ही हैं।
ये सारे टी सेल, बोन में ये भी टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, TH1 भी टी सेल टी लिम्फोसाइट है, TH2 भी टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है। अब जो TH1 है जी, यहाँ से 2 मिनट में स्टोरी खत्म होने वाली है, बड़ी स्मूथली चल रहे हैं, स्टोरी बिल्कुल एंड पे लगी हुई है, अटेंटिवली बैठिएगा। अब TH1 बेसिकली क्या करेगा, इस साइटोटॉक्सिक टी सेल को जो लिम्फ नोड के अंदर ही पड़ा हुआ है लेकिन एक्टिव नहीं है, ओके, सो दिस इज साइटोटॉक्सिक टी सेल but it is not active. Look, it is very sad. Obviously when one is not activated, it will become sad. It is very sad. ठीक है, लेकिन क्या करेगा, ये जो TH1 है ना, ये कुछ साइटोकाइन रिलीज करेगा जो इसके ऊपर जाके एक्ट करेंगे एंड दे विल एक्टिवेट दिस cytotoxic T cell. Now this cytotoxic T cell is ready to active, is ready to act. अब ये यहाँ से जाएगा टिश्यू की तरफ जहाँ पर इन्फेक्शन होंगे, और अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस किसी सेल के अंदर घुस गया है, सेल के अंदर चला गया कि नहीं अब मैं बिल्कुल सेव हूँ, क्योंकि एंटीबॉडीज तो सेल के अंदर नहीं जा सकती, अब मैं सेल के अंदर चला गया मैं बड़ा सेव हूँ, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जाएंगे, इस पूरे के पूरे सेल को ही खा जाएंगे ये, ठीक, उस पूरे के पूरे सेल को ही खा जाएंगे। वो कैसे खाएंगे, क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये रिकग्नाइज करेंगे, MHC1 प्रोटीन का क्या रोल है, वो सारी बातें हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। अभी हम जरा थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं, मैं आगे इस स्टोरी को भी लेके चलूँगा और इस स्टोरी को भी आगे एंड पे कंटिन्यू करूँगा थाइमस वाली को, ठीक। अभी क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल जाएगा टिश्यू में, और वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन जो सेल के अंदर चले गए हैं, तो ये पूरे के पूरे उस सेल को खा जाएगा, पूरे के पूरे सेल को खा जाएगा, क्योंकि अब सेल के अंदर एंटीबॉडीज तो जा नहीं सकती, एंटीबॉडीज तो जा नहीं सकती, क्योंकि एंटीबॉडीज दे आर वेरी हैवी प्रोटीन, अप्रॉक्सीमेटली दे वेट 150 किलो डाल्टन, तो इतना वेट तो वो नहीं जा सकेगा सेल के अंदर। तो क्या करेंगे, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जाएंगे और ये उसको पूरे के पूरे सेल को खाना शुरू कर देंगे। ओके, TH2 क्या करेगा, ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी सेल, ये उन पे एक्ट करेगा and they will start producing, after a series of steps they will start producing antibodies, ठीक। अब देखेंगे एंटीबॉडीज भी जाएंगी, जाके सेल्स को मारेंगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल भी जाएगा जाके, एंटीबॉडीज जाके पैथोजन को मारेंगी, जो बाहर ये टिश्यू की इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फिरे हैं पैथोजन, उनके ऊपर जाके स्टिक हो जाएंगी, ठीक है। एंटीबॉडी बेसिकली 2 काम करती है, एंटीबॉडीज 2 काम, एक न्यूट्रलाइजेशन, ये पैथोजन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी और पैथोजन का जो टॉक्सिक इफेक्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। पॉइंट नंबर 1 एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन करती है। पॉइंट नंबर 2 एंटीबॉडी क्या करती है, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन है इट विल एक्ट एज अ स्वीट कैंडी, ये जाके पैथोजन के ऊपर अटैच हो जाएगी और ये मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट बुलाएगी कि आओ हमें खा लो। ना मैक्रोफेजेस को फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा कि ये पैथोजन है, क्योंकि इसके ऊपर एंटीबॉडी लगी हुई है, ये भी पैथोजन है, मैंने इसको खाना है, इसके ऊपर एंटीबॉडी लगी हुई है, मैंने इसको भी खाना है। तो ये 2 काम करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन और ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या करता है कि मैक्रोफेज यानी कि फैगोसाइट्स जो वहाँ पर आसपास उस टिश्यू के आसपास बैठे हुए हैं उनको अट्रैक्ट करता है, एंटीबॉडीज क्या है हमें खा ले, इन पैथोजन को खा लो। तो 2 काम, पहला न्यूट्रलाइजेशन, सेकंड इज ऑप्सोनाइजेशन, ये एंटीबॉडी काम करती है। साइटोटॉक्सिक क्या करता है, अगर कोई सेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं है, कोई पैथोजन कोई बैक्टीरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं है, बल्कि सेल के अंदर चला गया है, अब सेल के अंदर चला गया तो वो सेफ नहीं हो गया, अब हम ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, उस पूरे इन्फेक्टेड सेल को मार देगा, इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया जो उसके अंदर चला गया, ठीक है। तो अब ये 2 तरह की इम्यूनिटी होगी, एंटीबॉडी की वजह से जो इम्यूनिटी आ रही है उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल, ठीक है, एंटीबॉडी की वजह से, और साइटोटॉक्सिक टी सेल की वजह से जो इम्यूनिटी आ रही है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये 2 तरह की इम्यूनिटी इस तरीके से चलती हैं। और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं और ये जो एंटीबॉडीज हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक, ये ऐसा नहीं है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर जाके अटैच होना शुरू हो जाएंगी, नहीं, यहाँ पर मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा, ये एंटीबॉडीज सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया, उन्हीं फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर जाके अटैच होंगी जिनको एपीसी ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जिनको एपीसी ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब दीज एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो ये भी साइटोटॉक्सिक टी सेल जाके सिर्फ उन्हीं सेल्स को मारेंगे जिनके अंदर वो वाला बैक्टीरिया, वो वाला पैथोजन चला गया है जिसको एपीसी ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सो यही मैं बात कर रहा था कि ये जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है बहुत स्पेसिफिक है, ये हर तरह के बैक्टीरिया को नहीं मारेगी जाके, बल्कि जिनको एपीसी ने प्रेजेंट किया है उन्हीं के खिलाफ ये एक्टिवेट होगी, उन्हीं को लोकेट करेगी और उन्हीं को मारेगी। सो दिस इज द रीजन अडॉप्टिव इम्यूनिटी इज वेरी स्पेसिफिक,
बिल्कुल स्पेसिफिक टू दिस एंटीजन, these cytotoxic T cells, these antibodies, they are very specific to this antigen. So this is the reason it is called as specific immunity. और यहाँ पर जो सेल थे उन्हें मसला नहीं था, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको इनगल्फ किया, खा दिया और यहाँ पर लेके अडैप्टिव इम्यूनिटी को स्टार्ट करवा दिया. सो ये वाले जो सेल्स हैं दे आर इनेट इम्यूनिटी, और ये वाले जो सेल्स हैं दे आर बेसिकली अडैप्टिव इम्यूनिटी. आगे हम देखेंगे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल अपना काम कैसे करते हैं, एंटीबॉडीज अपना काम कैसे करती हैं, नेचुरल किलर सेल टी लिम्फोसाइट की टाइप है लेकिन इनेट में क्यों पड़ा हुआ है, और ये जो टी सेल्स टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक टी सेल में कैसे कन्वर्ट हो गए थाइमस के अंदर, ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.